बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 11th की फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करेंगे, जो है बेसिकली डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हम सीखेंगे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने डायमेंशन वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना एक और वर्ड के साथ जिसमें आप कहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये वो वाली डायमेंशंस आपके पास है नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो? ठीक है, कि डायमेंशंस एक पुलिस मैन की तरह हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या आप कहते हो कि एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है विद अ 50 किलोग्राम पर आवर। एक गाड़ी 50 किलोग्राम पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। वेट, क्या मैंने सही कहा है? नो, ये बात गलत है। ये कोई सेंस ही क्रिएट नहीं करती, क्योंकि आप जानते हो कि स्पीड के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो आपके पास क्या होता है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम ये वाला यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला यूनिट जो है वो किस तरह से सेंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये सेंस क्रिएट करता है। लेकिन ये कौन आपको बताएगा? ये आपको बताएंगे डायमेंशंस। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि डायमेंशंस क्या करेंगे? एक पुलिस मैन की तरह काम करेंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली आपको ये बताएंगे कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो किस तरह से डिस्क्राइब की जा सकती हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। Any physical quantity can be described by certain familiar properties such as length, mass, time, temperature, electric current, etc. These measurable properties are called dimensions. फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ, मास, टाइम। ये आप जानते हैं कि सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिन्हें आपने बेस क्वांटिटीज का नाम दिया था। ठीक है, सो स्टूडेंट, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उन सब क्वांटिटीज को इनकी हेल्प से क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? डायमेंशंस का नाम देते हैं। अभी भी समझ नहीं आई तो चलें फिर इसको एक और कंसेप्ट वाली बात से समझ लेते हैं। डायमेंशन जो है बेसिकली हमें डीएनए बताते हैं। डीएनए आप जानते हैं किसी भी सेल की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। बायो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, सो बेसिकली डायमेंशन जो है वो डीएनए की तरह होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, जो बेसिकली ये बताती हैं कि एक क्वांटिटी किस तरह से बिल्ड की गई है, ठीक है, कैसे बनाई गई है, ठीक है, ये किस तरह से बिहेव करेगी, ठीक है, और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। ठीक है, सो dimensions deal with the qualitative nature of physical quantity in terms of fundamental quantities। ठीक है, डायमेंशन जो है बेसिकली क्या करती हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के साथ, ठीक है, क्या करती हैं? बेसिकली डिस्कस करती हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म के अंदर, जिनको आपने बेस क्वांटिटीज का नाम दिया होगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों लिखी हुई हैं, जैसे लेंथ, जिसकी आपके पास डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। याद रखिएगा कि डायमेंशंस को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, लेंथ के लिए आप कैपिटल एल इस्तेमाल करेंगे, मास के लिए आप कैपिटल एम इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए आप कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप कैपिटल ए, और टेम्परेचर के लिए आप थीटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये सब की सब क्या लिखी जाएंगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाएंगी। ठीक है, सो अभी हम कुछ करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कहा जाता है कि भाई लेंथ, रेट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्टेंस, आप इन सबको किसके अंदर मेजर करोगे? आप इन सबको किस में मेजर करोगे? लेंथ के अंदर मेजर करोगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे फासले ही तो हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, और डायमेंशंस हमारी कैलकुलेशंस को क्या कर देते हैं? इजी बना देते हैं। और अभी हम वही देखेंगे इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल नंबर 1 है स्पीड की। स्पीड v इज मेजर इन मीटर पर सेकंड। स्पीड को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, जिसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू t। ठीक है, लेंथ जो आप कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, इन टाइम t। ठीक है, अच्छा अब इसको डायमेंशंस में लिखना है तो इसके गिर्द क्या लगानी पड़ेंगी? मुझको ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ब्रैकेट्स लगा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर v के गिर्द भी ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, l की डायमेंशन यानी डिस्टेंस की डायमेंशन या लेंथ की डायमेंशन आपके पास क्या होती है? कैपिटल L होती है। ठीक है, और टाइम की डायमेंशन आपके पास क्या होती है? कैपिटल T होती है। नीचे आपके पास ये क्या है? +1 है। ठीक है, ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? LT-1। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन आपके पास? स्पीड की डायमेंशन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होंगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक है, सो इनको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डेल्टा v की डायमेंशन
इसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी आएगी, ठीक है। आप जानते हो कि वी की डायमेंशन आपके पास अभी हमने ऊपर निकाली है, ठीक है। तो आपके पास क्या थी, एल टी माइनस वन, ठीक है। मैं उसकी जगह ये पुट कर दूंगा। ये नीचे आपके पास टाइम की डायमेंशन है टी, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, प्लस वन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपके पास, ऐड हो जाएंगी। माइनस वन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्स की बात की जाए, फोर्स की डायमेंशंस की, ठीक है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए। डायमेंशंस लिखनी है तो ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम होगी, ठीक है। जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपके पास एल टी माइनस टू, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एम एल टी माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसकी डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, ठीक है। हम फिजिकल इक्वेशंस की होमोजेनिटी कैसे चेक कर सकते हैं, होमोजेनिटी से मुराद क्या है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। So the correctness of an equation can be checked by showing that the dimensions of a physical quantity on both sides of the equation are the same. This is known as principle of homogeneity. आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक उसकी क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। हमें प्रूव करना होगा कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर है। अगर तो वो बराबर आ जाती है, इसका मतलब आपके पास जो डायमेंशंस हैं, या ये कह लें कि आपके पास जो इक्वेशन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करें, सपोज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है आपके पास जो रेस्ट से क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, जीरो है। एंड कवर्स डिस्टेंस एस, और डिस्टेंस एस कवर करती है इन टाइम टी। टाइम टी के अंदर एक डिस्टेंस एस क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, मूविंग इन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। सो ये कुछ हमें क्या करती है, बता दी गई है क्वांटिटीज के। हमारे पास एक गाड़ी है जो मूव कर रही है लेकिन उसकी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, इन टाइम टी के अंदर एक एक्सेलरेशन ए के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज कर सकता हूँ वो मेरे लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चूंकि आपकी वी आई जो है वो जीरो है, ये वाली टर्म जीरो है, तो जब टी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब पूरी टर्म जीरो हो गई तो हमारे पास क्या बचा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो हाफ लिखा हुआ है 1/2 ये एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, और याद रखिएगा कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर हो या कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी डायमेंशंस नहीं होंगी उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस एस, ठीक है। चूंकि डिस्टेंस एक फासला है और हमने कहा है कि कोई भी फासला आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप डायमेंशंस क्या चूज करेंगे, लेंथ की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो कैपिटल एल हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड की बात करें तो वो आपके पास क्या बचा, ए और टी स्क्वायर बचा, ठीक है। दोनों को ब्रैकेट के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आपके पास क्या होती हैं, ये अपने पीछे भी सॉल्व किया, ठीक है, एल टी माइनस टू होती है, ठीक है। जबकि टी टाइम है उसकी डायमेंशन आपके पास कैपिटल टी आ जाएंगे और स्पीड साथ में एज इट इज आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये टी माइनस टू है, ठीक है, टी प्लस टू है, तो ऑफकोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं कि आपके पास क्या बचेगी, लेंथ बचेगी, ठीक है। सो अगर आप देखें ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे की क्या आ गई है, इक्वल्स आ गई है, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, दोनों साइड्स पे आपके पास इक्वेशन के डायमेंशंस क्या है, सेम है। Therefore the equation is dimensionally correct. इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बस आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर दोनों की डायमेंशंस इक्वल आती हैं तो इट्स मीन आपके पास वो जो टर्म है वो डायमेंशनली क्या है, आपके पास करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपके पास आता है डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है, कि हम किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट वाली बात के अंदर कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम देख सकते हैं, वो डीएनए की तरह है, ठीक है। हम देख सकते हैं वो कैसे बनी है और हम उनको बिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे क्या, किसकी, फॉर्मूले की, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो डायमेंशनलिटी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अ पॉसिबल फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड्स, ठीक है। हम किसी भी क्वांटिटी के लिए क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबल फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज की एस्टिमेशन लगाते हुए, वो भी करेक्ट एस्टिमेशन लगाते हुए कि वो क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी मुझे ये पता जरूर होना चाहिए कि आपके पास जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला मैं ड्राइव करना जा रहा हूँ, ठीक है,
वो किन फैक्टर्स के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर आपको ये बात फैक्टर्स का नहीं पता, आपकी एस्टिमेशन ठीक नहीं है, और अगर फैक्टर आपने गलत दिए तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको करेक्ट एस्टिमेशन लगानी है, ठीक है, सही अंदाजा लगाना है कि वो क्वांटिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करूंगा जो आपकी बुक ने आपको दी हुई है, और उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपकी बुक पे यहाँ पर हमें एग्जांपल 1.4 दी गई है, जिसमें आपसे कहता है ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं इन द क्लास 9th, जिसमें आपने सीखा था कि ये बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऐसे सर्कल पे मूव करवाने के लिए जिस पे ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। अज्यूमिंग दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अज्यूम करते हुए कि हमारे पास बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो वो फैक्टर बताने लगा है आपको किस चीज पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है आपके पास मास पे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मास पे, रेडियस पे और यूनिफॉर्म स्पीड। आपने इन तीनों को याद रखना है, किस चीजों पे डिपेंड करती है, मास, रेडियस और यूनिफॉर्म स्पीड। हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट अब आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल 1.4 है, मैं डायरेक्ट इसका जो यहाँ पर आपके पास क्या करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। और सबसे पहले हमने कहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो कर रही है डिपेंड एम वी आर, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, ठीक है, उनको आप क्या करो, डायरेक्ट रिलेशन के अंदर लिख दो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उनको डायरेक्ट रिलेशन के अंदर लिख देना है, ठीक है। फिर इनको कुछ पावर्स दे दो, जैसे एम को लिख के दे देता हूँ ए, बी को दे देता हूँ बी, और आर को क्या दे देता हूँ मैं, सी पावर दे देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे, यू विल पुट अ कांस्टेंट। आप यहाँ पे क्या लगा दें, इक्वल लगाएं, और साथ में क्या लिख दें, आप कांस्टेंट लिख दें, ठीक है। सो ऑफ कोर्स हमें अभी इस कांस्टेंट का पता नहीं है, तो मैं सिर्फ कांस्टेंट ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। एम की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सॉरी आर की पावर सी। लेट्स नेम इट इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, एस्टिमेशन लगाते हुए, ठीक है, कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके हम क्या करेंगे, बाय। सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे यही काम करूंगा, इनको मैं लिख दूंगा इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, एफ, और इसको हम लिख देंगे एम की पावर ए, बी की पावर बी और आर की पावर सी। तो मैंने इनको क्या कर दिया, ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, यानी डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया। अब फोर्स की डायमेंशन आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि वो आपके पास क्या थी, एम एल टी -2, ठीक है। और मास की डायमेंशंस आपके पास क्या थी स्टूडेंट्स, वो आपके पास थी कैपिटल एम की पावर ए। बी की डायमेंशंस आपके पास क्या थी, एल की पावर ए आ जाएगा आपके पास, सॉरी बी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि बी पावर थी, ठीक है। और टी की पावर 1 था, लेकिन चूंकि हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी आपके पास जो वेलोसिटी थी, ठीक है, उसकी डायमेंशंस आपके पास क्या थी स्टूडेंट्स, वो आपके पास थी एल टी आपके पास -1। तो मैंने बस सिर्फ क्या किया है कि बी को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया एल की पावर बी, टी की पावर -b, ठीक है। आर क्या है, आर भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक तरह की क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो आपके पास एल की पावर क्या आ जाएगा, सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। एम एल टी -2 इज इक्वल टू एम ए एल की पावर बी, टी की पावर -b और एल की पावर सी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि अगर आप गौर करें तो ये भी एल है, ये भी एल है, यानी बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, आपके पास ऐड हो जाएंगी। आपके पास आ जाएगा एल बी प्लस सी, टी की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -b आएगा, ठीक है। एम एल टी की पावर -2, ठीक है। अब आपके पास यू नो के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। सो इनके अगर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, ठीक है, यानी एम को एम से कंपेयर करें तो उनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, कंपेयर होंगी, ठीक है। सो इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। और लिखें यहाँ पे कंपेयर द पावर ऑफ
कंपेयरिंग द पावर्स, ठीक है, पावर्स को क्या करें आप कंपेयर करें, ठीक है। m की पावर को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर आप इधर देखें तो m की पावर क्या है a, और इधर आपके पास m की पावर क्या है 1, ठीक है। सो a किसके बराबर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अगर आप m की पावर को कंपेयर करते हैं, आप l की पावर को कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे l की पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है b प्लस c, ठीक है। सो l की पावर को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा b प्लस c इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर वक्त मैंने ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप किसकी पावर कंपेयर कर लें, t की पावर कंपेयर कर लें, ठीक है। t की पावर आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर क्या है -b है, तो -p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, b किसके बराबर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास b की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो उसको क्या करें इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 -2, सो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 -2 विल बी -1, c इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो a की पावर क्या आ गई 1, b की पावर क्या आ गई आपके पास 2 आ गई और c की पावर क्या आ गई -1 आ गई है। स्टूडेंट इन सभी पावर्स को उठा लें और किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें। आए नेक्स्ट पेज पे यही काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने एक बार फिर से इन बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 को लिख दिया है और वो जो पावर्स हमने फाइंड आउट की हैं, ठीक है, वो लिख दी हैं। आप सिंपली क्या करें, इक्वेशन के अंदर इन पावर्स को पुट कर दें, ठीक है, आपको मिल जाएंगी f इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर 1, e की पावर 2 एंड r की पावर -1, ठीक है। c की जगह -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली आप इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट m, पावर ना लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी चीज की पावर 1 ही होती है, ठीक है। v², ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर -1 है, नीचे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी +1 है और हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। लेकिन अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, कांस्टेंट साथ में वैसे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। बच्चों डायमेंशन जो है, डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के नहीं देता, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के नहीं देता। आपको कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो यू विल हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। हमारे इस केस के अंदर जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह 1 पुट करेंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। सो अभी आपने देखा डायमेंशन एनालिसिस का एक और जादू, ये बेसिकली आपको पॉसिबल फॉर्मूला भी ड्राइव करके दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस क्या है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डीएनए की तरह बताती हैं ये किस तरह से बिल्डअप हुआ है, ठीक है, किस तरह से आपके पास ये वर्क करता है, ठीक है। सो सब कुछ आपको बताती हैं ये। सो डायमेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, साइंटिस्ट के लिए, एज अ फिजिकिस्ट या एज अ स्टूडेंट्स आपके लिए फिजिक्स को समझने के लिए डायमेंशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। सो हमने इसके 2 जादू देखे हैं, ठीक है। एक आपने ये देखा कि किस तरीके से बताती है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, और दूसरा आपने ये मैजिक देखा कि आपके पास हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पॉसिबल फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आपकी बुक पे एक और चीज लास्ट पे दी गई है, मैं उसको भी कवर अप करना चाहता हूँ, एंड वो आपके पास क्या है, लिमिटेशन इन डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर लिमिटेशन कौन सी है, द डायमेंशंस मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एन इक्वेशन इज रॉन्ग। आपको बस डायमेंशन मेथड जो है वो ये नहीं बता सकता कि आपके पास इक्वेशन जो है वो गलत कहां पर है। इवन इफ एन इक्वेशन इज प्रूव्ड करेक्ट, अगर आपके पास सत्ता के जो इक्वेशन है वो प्रूव्ड हो गई है कि वो करेक्ट है, वी कैन आल्सो से द इक्वेशन माइट बी करेक्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो आपके पास हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो। For the reason that method does not provide a check of any numerical factor or constant. उसकी रीजन क्या है कि आपके पास जो डायमेंशन एनालिसिस है वो आपको नहीं प्रोवाइड करता कि आपके पास जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं या कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। That can only be determined by experiments. इनको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर हम क्या करते हैं, सुटेबल ग्राफ जो है बिटवीन वेरिएबल्स प्लॉट करने से क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं। अब मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं लगा होगा, तो मैंने नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास a इज इक्वल टू πr² है। अब देखें आपके पास डायमेंशन एनालिसिस जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा किस चीज की, वो आपको इन्फॉर्मेशन इस पाई की नहीं देगा, यानी डायमेंशन एनालिसिस के लिए पाई जो है वो गायब है, ठीक है। आपने इक्वेशन बना ली,
ठीक है। लेकिन आप जब वैल्यूज पुट करते हो, ठीक है, तो आप देखते हो भाई आंसर तो गलत आ रहा है, तो आपने क्या कह दिया, इक्वेशन इज रॉन्ग। नहीं, क्या कह दिया, इक्वेशन इज रॉन्ग इवन इफ द इक्वेशन इज करेक्ट। आपके पास इक्वेशन क्या थी, करेक्ट थी, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया इक्वेशन इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि बेसिकली आपको आंसर सही नहीं मिल रहा था। उसकी रीजन क्या थी, उसकी रीजन ये थी कि आपके पास जो डायमेंशन एनालिसिस था उसने ये तो बता दिया कि ए किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि दरमियान में पाई भी आता है, ठीक है। इस पाई को आपको पता लगाना होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, या फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट करके पता लगाएंगे कि यहाँ पर एक और नंबर भी आता है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन जो निकाली थी वो मैंने वो बिल्कुल क्या थी, करेक्ट थी, ठीक है। बस मुझे डायमेंशन एनालिसिस ने क्या चीज नहीं निकाल के दी, मुझे डायमेंशनल एनालिसिस ने न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो नहीं निकाल के दी, ठीक है। सो पाई जो है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इनविजिबल, कि आपके पास इनविजिबल है, गायब है, किसके लिए, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल, ये आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास 11 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।